भूला हुआ मकान। पहाड़ों की उस घाटी में जहां बादल धरती को छूते हैं, एक ऐसा मकान था जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। आधी रात के समय उस मकान से आती आवाज़ों ने गांव वालों की नींदें उड़ा दी थीं। लेकिन मेरे लिए वह सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि मेरे अमीर चाचा राजवीर सिंह का आखिरी निशान था। मैं अंकित, अपने चाचा की मृत्यु के बाद उस विशाल हवेली का एकमात्र वारिस बन गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस विरासत के साथ क्या क्या मिलने वाला है। वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। बारिश तेज होती जा रही थी और मेरी कार सड़क पर फिसल रही थी। मेरे दिमाग में चाचा की आखिरी बात गूंज रही थी, अंकित, हवेली में कदम रखने से पहले याद रखना, कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो मुझे कुछ ऐसा बताना चाहते थे जो उनके गले में अटक गया था। जब मैं हवेली पहुंचा तो देखा कि वह पहाड़ी के ऊपर एक जंगली पेड़ों से घिरे पत्थर के मकान की तरह खड़ी थी। हवेली की मुख्य गेट पर एक पुराना ताला लगा था, जिस पर अजीब से निशान बने थे। मेरे वकील ने मुझे चाबी दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने ताला खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे बालों को हिला गया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने एक लंबी सांस ली हो। अंदर कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ, मिट्टी, नमी और कुछ ऐसा जिसे मैं पहचान नहीं पाया। हॉल में पुराने पेंटिंग्स लगे थे, जिनमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थी। उसकी आंखें मेरा पीछा करती महसूस हुईं। वकील साहब ने बताया था कि हवेली के सभी नौकर एक हफ्ते पहले ही छोड़कर चले गए थे, किसी को कुछ पता नहीं क्यों। पहली रात मैंने चाचा के कमरे में सोने का फैसला किया। उनकी मेज पर एक डायरी मिली, जिसमें उनके अंतिम दिनों के बारे में लिखा था। डायरी के पन्नों पर उनका हाथ कांपता हुआ महसूस होता था। वह लौट आई है। मुझे उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। अब वह मुझे छोड़ेगी नहीं। रात गहराती गई और मैं उस डायरी को पढ़ता रहा। चाचा राजवीर एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया था। लेकिन डायरी के अंतिम पन्नों में उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य के बारे में लिखा था, रूबी। मेरे चाचा का प्यार, जिसे उन्होंने कभी अपना नहीं बना पाए। रूबी की आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी, चाचा ने लिखा था। उसने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं उस कमरे को कभी नहीं खोलूंगा, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। अंकित, तुम मेरे बाद इस हवेली के मालिक बनोगे, लेकिन याद रखना, तीसरी मंजिल की आखिरी कमरा कभी मत खोलना। उस रात नींद में मुझे सपना आया। एक महिला का चेहरा, जिसकी आंखें मेरी आत्मा को देख रही थीं। अंकित, उसने मेरा नाम पुकारा, तुम आ गए। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। अगली सुबह मैंने हवेली की जांच करने का फैसला किया। पहली और दूसरी मंजिल पर कई कमरे थे, सभी अनोखे और भव्य। लेकिन जब मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो मुझे एक लंबा गलियारा मिला, जिसके आखिर में एक बंद दरवाजा था। मेरे पैर अपने आप उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मुझे चाचा की चेतावनी याद आई। मैंने खुद को रोका और वापस नीचे चला गया। हवेली के पीछे एक बगीचा था, जो अब जंगली घास से भरा हुआ था। वहां पर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था, जहां पर एक पत्थर पर लिखा था, रूबी दास 1965-1985। रूबी की कब्र के पास ताजे फूल रखे थे। कौन यहाँ आता होगा, मैंने सोचा। गांव के पुराने चौकीदार रामू काका से मिलने गया। वे हवेली के बारे में सब कुछ जानते थे। बेटा, तुम्हारे चाचा अच्छे आदमी थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था, रामू काका ने मुझे बताया। रूबी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। तुम्हारे चाचा और वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रूबी गरीब परिवार से थी। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। रामू काका की आंखों में डर झलका। एक रात हवेली में आग लग गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो रूबी गायब थी। कुछ लोगों का कहना है कि वह आग में फंस गई, कुछ का कहना है कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं वे रुक गए। क्या काका? वे कहते हैं कि रूबी की आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है, अपने प्यार का इंतजार करती है। उस रात मैं हवेली लौटा तो आसमान में बिजली कड़क रही थी। अंदर जाते ही मुझे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। हॉल में लगे सभी पेंटिंग्स टेढ़े हो गए थे और उस खूबसूरत महिला की तस्वीर में से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी आंखें मली, शायद थकान का असर था। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने एक बार फिर चाचा की डायरी खोली। पिछली बार छूटे हुए पन्ने पढ़ने लगा। मैंने उससे वादा किया था कि हम एक साथ भाग जाएंगे, लेकिन मैं डर गया। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। पिताजी के गुस्से से बचने के लिए मैंने रूबी का साथ छोड़ दिया। और फिर वह रात आई जब आग लगी। आधी रात के करीब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई पियानो बजा रहा था। मैं धीरे धीरे संगीत की आवाज़ की ओर बढ़ा। यह आवाज़ हवेली के मुख्य हॉल से आ रही थी। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पियानो अपने आप बज रहा था और उसके पास एक शादी का जोड़ा रखा था, एक दुल्हन की पोशाक जिस पर खून के धब्बे थे। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन रास्ता भटक गया। गलियारे अंधेरे में लंबे और घुमावदार लग रहे थे। और तभी मुझे वह आवाज़ सुनाई दी, अंकित, तुम भी उसी के जैसे हो, तुम भी वादा तोड़ोगे। मैं हौंफता हुआ अपने कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात मैंने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ें सुनी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई।
अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैं हवेली के पुराने रिकॉर्ड रूम में गया जहां चाचा के पुराने कागजात रखे थे। वहां मुझे एक पुराना अखबार मिला जिसमें हवेली में लगी आग की खबर छपी थी। मशहूर व्यापारी राजवीर सिंह की हवेली में रहस्यमय आग, एक नौकरानी की मौत। नौकरानी रूबी एक नौकरानी थी। तभी मुझे एक पुराना फोटो मिला, राजवीर और एक खूबसूरत महिला की तस्वीर, दोनों हंस रहे थे। पीछे लिखा था राजवीर और रूबी 1984। रूबी वही महिला थी जिसकी तस्वीर हॉल में लगी थी। मैंने और गहराई से जांच की और पता चला कि चाचा ने रूबी से शादी करने का वादा किया था, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करने का फैसला किया। रूबी को इस बात का पता चला और उसने हवेली में आग लगा दी थी। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, यह अभी भी एक रहस्य था। उस शाम मुझे एक फ़ोन कॉल आया। गांव के पुराने डॉक्टर शर्मा साहब का फ़ोन था। अंकित बेटा, तुम्हें जल्द से जल्द मिलना है। मैं तुम्हारे चाचा के मौत का राज जानता हूँ। डॉक्टर शर्मा के घर पहुंचकर मुझे पता चला कि उन्होंने चाचा का पोस्टमार्टम किया था। तुम्हारे चाचा की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी बेटा। उनके शरीर में जहर मिला था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके हाथ में एक लाल बाल था, बिल्कुल रूबी के बालों जैसा। मेरे दिमाग में सब कुछ चकरा गया। क्या रूबी की आत्मा ने चाचा को मार दिया था, या कोई और इस खेल में शामिल था? वापस हवेली पहुंचकर मैंने फैसला किया कि अब तीसरी मंजिल के उस कमरे का राज जानना जरूरी है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवेली के लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने उस बंद दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मेरे पास चाचा की चाबियों का गुच्छा था और मैंने हर एक चाबी आजमाई। आखिरकार एक पुरानी सोने की चाबी में ताला खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा धूल से भरा था, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित था, जैसे किसी ने दशकों से इसे छुआ न हो। यह एक छोटा सा बेडरूम था जिसमें एक पलंग, एक अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल थी। पलंग पर एक शादी का जोड़ा फैला हुआ था और ड्रेसिंग टेबल पर रूबी की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो नीचे हॉल में लगी थी। मैंने अलमारी खोली और उसमें एक डायरी मिली, रूबी की डायरी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखे शब्द अभी भी साफ थे। राजवीर ने मुझसे वादा किया था कि हम एक साथ भाग जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सगाई सुनीता से कर ली है। मैं ये सहन नहीं कर सकती। आज रात जब सब सो जाएंगे, मैं अपना बदला लूंगी। डायरी का अंतिम पन्ना फटा हुआ था। मैंने कमरे में और गहराई से देखा और एक छिपा हुआ बॉक्स मिला। उसमें पुराने पत्र थे, राजवीर के रूबी को लिखे पत्र। पत्रों में से एक में लिखा था, रूबी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन मेरे पिता की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। शायद अगले जन्म में हम एक हो पाएंगे। जैसे ही मैंने ये शब्द पढ़े, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांस में बर्फ की सी ठंडक महसूस हुई। और तभी कमरे के आईने में मुझे एक परछाई दिखाई दी, रूबी की परछाई। तुम अंकित हो, राजवीर के भतीजे, रूबी की आवाज़ हवा में गूंजी। तुम उसके जैसे ही दिखते हो। मैं मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, राजवीर ने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया, लेकिन जब समय आया तो उसने अमीरी चुनी। और जब मैंने उसे सच बताया तो उसने मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया। यहीं पर मैंने अपनी जान दी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या सच? मैंने पूछा, अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। रूबी की आवाज़ दर्द से भरी थी। लेकिन राजवीर को ये बात किसी को पता नहीं चलने देना था। उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने बच्चे को खत्म करने के लिए राजी नहीं हो जाती, वह मुझे यहीं से निकालेगा। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो गया और आईने में रूबी का चेहरा साफ दिखने लगा। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। मैंने इस कमरे में खुद को फांसी लगा ली, अपने और अपने बच्चे की जान दे दी। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजवीर ने मेरी मौत को एक दुर्घटना बताया और आग का नाटक रचा। मैं समझ गया कि चाचा ने क्या किया था। उन्होंने अपने प्यार को धोखा दिया और फिर उसकी हत्या कर दी। और आज वही रूबी अपने बदले के लिए वापस आई थी। लेकिन तुमने मेरे चाचा को मार दिया, मैंने कहा, डर और गुस्से से भरकर। आईने में रूबी का चेहरा मुस्कुराया, एक भयानक मुस्कान। हाँ, मैंने उसे उसी जहर से मारा जो उसने मुझे पिलाने की कोशिश की थी। 40 साल मैंने इंतजार किया, धीरे धीरे उसे पागल किया, उसके सपनों में आए, उसे अपराधबोध से भर दिया। और फिर जब वह इस कमरे में आया, मैंने उसे वही जहर पिला दिया जो उसने मुझे देने की कोशिश की थी। मैं कमरे से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। रूबी की आत्मा अब पूरे कमरे में महसूस हो रही थी। अंकित, तुम राजवीर के परिवार से हो, उसकी आवाज़ अब मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन तुम्हारी आंखों में वह क्रूरता नहीं है जो उसमें थी। शायद तुम्हारे माध्यम से मुझे शांति मिल सके। मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ रूबी और राजवीर की कहानी नहीं थी। यह एक पुराने पाप की कहानी थी जिसे छुपाया गया था। और अब मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना था। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा।
सच को सामने लाओ, रूबी ने कहा। मेरी और मेरे बच्चे की कहानी को दुनिया को बताओ, और मेरी अस्थियों को मेरे माता पिता के पास दफनाओ, न कि इस हवेली के पीछे जहां राजवीर ने मुझे दफनाया था। मैंने वादा किया कि मैं रूबी के लिए ये सब करूंगा। अगले दिन मैंने गांव के पुराने लोगों से रूबी की कहानी के बारे में पूछा। कुछ लोग जानते थे सच्चाई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजवीर सिंह के खिलाफ आवाज उठा सके। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और रूबी की कब्र से उसकी अस्थियां निकालीं। डीएनए टेस्ट से पता चला कि रूबी गर्भवती थी जब उसकी मौत हुई, और उस बच्चे के पिता राजवीर सिंह थे। मीडिया में ये खबर छा गई। अमीर व्यापारी ने 40 साल पहले की हत्या का राज उजागर। चाचा की इज्जत मिट्टी में मिल गई, लेकिन सच सामने आ गया। रूबी की अस्थियों को उसके गांव में उसके माता पिता की कब्र के पास दफनाया गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि हवेली का वातावरण हल्का हो गया था, जैसे एक बोझ उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब मैं हवेली में अकेला था, मुझे फिर से पियानो की आवाज़ सुनाई दी। मैं नीचे गया और देखा कि पियानो अपने आप बज रहा था, और उसके पास रूबी खड़ी थी, अब और भयानक नहीं बल्कि शांत और मुस्कुराती हुई। धन्यवाद अंकित, उसने कहा। अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन इस हवेली में अभी भी कई आत्माएं हैं जो शांति की तलाश में भटक रही हैं। तुम्हें उन्हें भी न्याय दिलाना होगा। कौन सी आत्माएं? मैंने पूछा। तुम्हारे चाचा ने सिर्फ मुझे ही नहीं मारा था। रूबी की आवाज़ गंभीर हो गई। उसने अपनी अमीरी के लिए कई लोगों को धोखा दिया, कई जानें लीं। ये हवेली उन सभी पापों का गवाह है। और उस रात के बाद मैंने हवेली के हर कोने की जांच की। तहखाने में मुझे पुराने दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि चाचा ने अपना व्यापार शुरू करने के लिए कई गरीब परिवारों से उनकी जमीन छीनी थी। कई दलित मजदूरों को कम पैसों पर काम करने के लिए मजबूर किया था, और जो विरोध करते थे वे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। मेरे सामने अब एक बड़ा फैसला था। मैं इस हवेली और इस अमीरी का क्या करूं, जो पाप और अत्याचार से कमाई गई थी। मैंने एक योजना बनाई। मैंने हवेली को एक म्यूजियम में बदलने का फैसला किया, जहां लोग चाचा राजवीर के अत्याचारों की कहानी जान सकें और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे सकें जिन्होंने उनके हाथों अपनी जान गंवाई थी। उन सभी परिवारों को जिनकी जमीन छीनी गई थी, मुआवजा देने के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया। पहले तो गांव वाले डरे हुए थे। कोई भी हवेली के पास आने से डरता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि मैं उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे परिवार ने की थी, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। म्यूजियम का उद्घाटन करने के दिन एक अजीब घटना हुई। जैसे ही मैंने रिबन काटा, हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक ताज़ी हवा का झोंका अंदर आया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने एक लंबी सांस छोड़ी हो, एक राहत की सांस। उस रात मेरे सपने में रूबी आए। वह भयानक नहीं लग रही थी, बल्कि शांत और मुस्कुराती हुई थी। तुमने अच्छा काम किया है अंकित, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी और भी रहस्यों को खोलना है। अगले दिन एक अजनबी महिला म्यूजियम आई। वह लगभग 60 साल की होंगी, लेकिन उसकी आंखें युवा और जीवंत थीं। मैं सुनीता हूँ, उसने परिचय दिया। तुम्हारे चाचा की पत्नी। मैं चौंक गया। चाचा की पत्नी तो 30 साल पहले ही गुजर गई थी, यही तो मुझे बताया गया था। तुम्हारे चाचा ने सबको बताया था कि मैं मर गई, सुनीता ने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे छोड़ दिया था जब मुझे रूबी के बारे में पता चला। मैं जानती थी कि राजवीर ने क्या किया था। सुनीता मेरे लिए एक और रहस्य लेकर आई थी। उसने मुझे एक पुरानी डायरी दी, चाचा के पिता मेरे दादाजी की डायरी। इसमें तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा राज छिपा है, उसने कहा। डायरी में मैंने पढ़ा कि हमारा परिवार पहले गरीब था। मेरे दादाजी एक साधारण किसान थे, लेकिन एक रात उन्होंने अपने खेत में खुदाई के दौरान एक पुराना खजाना पाया, मुगल काल का खजाना। इस खजाने के साथ एक श्राप भी था, जो इस धन को अन्याय से प्राप्त करेगा उसके परिवार को 7 पीढ़ियों तक दुख झेलना पड़ेगा। दादाजी ने खजाने के असली मालिक को खोजने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया और उससे ये हवेली बनाई। लेकिन श्राप ने अपना काम किया। दादाजी की मौत एक अजीब हादसे में हुई और फिर उनके बेटे मेरे चाचा राजवीर ने हवेली संभाली। राजवीर ने उस श्राप को मिटाने के लिए कई तांत्रिकों और ज्योतिषियों से संपर्क किया, सुनीता ने बताया। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए उसे एक पवित्र आत्मा की बलि देनी होगी। और राजवीर ने रूबी को चुना क्योंकि वह पवित्र थी और उसके गर्भ में एक निर्दोष जीवन भी था। मेरे शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। क्या मेरा परिवार इतना क्रूर हो सकता था? क्या धन के लालच में वे इतने नीचे गिर सकते थे? सुनीता ने आगे बताया, राजवीर ने श्राप तोड़ने के लिए रूबी की हत्या की, लेकिन ये काम नहीं किया। उल्टा श्राप और भी मजबूत हो गया। और अब अंकित, तुम इस परिवार के अंतिम वारिस हो। श्राप को तोड़ने का आखिरी मौका तुम्हारे पास है। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? न्याय, सुनीता ने कहा। तुम्हें हर अन्याय का प्रायश्चित करना होगा जो तुम्हारे परिवार ने किया है। हर आत्मा को शांति देनी होगी जिसे तुम्हारे परिवार ने सताया है। और इस तरह मेरा मिशन शुरू हुआ। म्यूजियम के माध्यम से मैंने हर उस व्यक्ति की कहानी बताई जिसे मेरे परिवार ने नुकसान पहुंचाया था।
मैंने हर प्रभावित परिवार को मुआवजा दिया, उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन हवेली में अभी भी आत्माएं थीं। हर रात मैं नए रहस्यों को खोजता, नई आत्माओं से मिलता। कभी कभी वे मुझे डराते, कभी वे मुझसे मदद मांगते। मैंने हर एक की कहानी सुनी और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। एक रात जब मैं हवेली के तहखाने में था, मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उस आवाज़ के पीछे गया और एक छिपे हुए कमरे में पहुंचा। वहां मुझे एक छोटी सी कब्र मिली, रूबी के बच्चे की कब्र। चाचा ने उस बच्चे को भी मार दिया था जो अभी गर्भ में ही था। मैंने उस बच्चे की अस्थियों को भी रूबी के साथ दफनाया। उस रात मुझे सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद चाचा जी, उसने कहा। अब मैं अपनी माँ के पास जा सकता हूँ। धीरे धीरे हवेली की सभी आत्माएं शांत होने लगीं। लेकिन एक आत्मा अभी भी अशांत थी, मेरे चाचा राजवीर की आत्मा। वह हवेली के गलियारों में भटकती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। मुझे माफ़ कर दो, वह कहती थी। मुझे इस दर्द से मुक्ति दो। मैंने चाचा की आत्मा से बात की। मुझे बताओ चाचा जी, आप क्यों इतने क्रूर बन गए थे? चाचा की आत्मा ने जवाब दिया, मैं लालची था अंकित। मुझे लगता था कि धन ही सब कुछ है। मैंने अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना प्यार सब कुछ धन के लिए बेच दिया। और जब मैंने महसूस किया कि मैंने क्या खोया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पूछा, क्या आप पछतावा करते हैं? हर पल, चाचा ने कहा। मौत के बाद मैंने देखा कि मेरा धन यहीं रह गया और मेरी आत्मा अपने पापों का बोझ लेकर भटक रही है। मैं रूबी से, उसके बच्चे से और सभी लोगों से जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया, माफ़ी मांगना चाहता हूं। तो फिर उनसे माफ़ी मांगो, मैंने कहा। अपने पापों का प्रायश्चित करो। उस रात म्यूजियम में एक अजीब समारोह हुआ। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और चाचा की आत्मा ने सभी से माफ़ी मांगी। रूबी की आत्मा भी वहां थी और उसने भी क्षमा किया, न सिर्फ राजवीर को बल्कि उन सभी लोगों को जिन्होंने उसके साथ अन्याय होते हुए भी चुप रहे थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। हवेली के ऊपर आसमान में एक रोशनी दिखाई दी और एक एक करके सभी आत्माएं उस रोशनी में समा गईं। पहले रूबी और उसका बच्चा, फिर सभी पीड़ित और अंत में राजवीर। उस रात के बाद हवेली पूरी तरह से शांत हो गई। कोई भी भूत या आत्मा नहीं रही। लेकिन म्यूजियम में आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। मैंने हवेली के सारे धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। स्कूल बनवाए, अस्पताल खोले और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक ट्रस्ट बनाया। धीरे धीरे श्राप का असर कम होने लगा और परिवारों की जिंदगियां बेहतर होने लगीं। एक दिन एक युवा महिला म्यूजियम आई। वह रूबी के परिवार की आखिरी वंशज थी। मेरी दादी मुझे हमेशा रूबी की कहानी सुनाती थी, उसने कहा। वह कहती थी कि एक दिन न्याय होगा। और आज मैं देख रही हूं कि दादी सही थी। वह महिला, प्रिया और मैं दोस्त बन गए। हमने साथ मिलकर म्यूजियम को और बेहतर बनाया और गांव के विकास के लिए काम किया। धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनपने लगा, एक ऐसा प्यार जो रूबी और राजवीर का नहीं हो पाया था। एक शाम जब हम हवेली की छत पर बैठे थे, प्रिया ने मुझसे पूछा, क्या तुम कभी डरते हो कि श्राप अभी भी बना हुआ है? मैंने जवाब दिया, कभी कभी। लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है, न्याय, प्रायश्चित और प्यार का रास्ता। प्रिया ने मेरा हाथ थामा। शायद हमारा प्यार उस प्यार का प्रायश्चित हो जो राजवीर और रूबी का नहीं हो पाया था। एक साल बाद हम दोनों ने शादी की, उसी हवेली में, लेकिन इस बार खुशी और प्यार के साथ। हमारी शादी के दिन सभी गांव वाले आए और हवेली में एक नई शुरुआत का जश्न मनाया। शादी की रात जब सब सो गए थे, हमने हवेली की छत पर एक अजीब दृश्य देखा। आसमान में दो तारे अचानक बहुत चमकदार हो गए, जैसे वे हमें आशीर्वाद दे रहे हों। और हवा में बहुत हल्के से हमें एक आवाज़ सुनाई दी, धन्यवाद और विदा। ये रूबी और राजवीर थे, अंतिम बार विदा लेते हुए। आज हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हमने बेटे का नाम न्याय रखा है और बेटी का नाम रूबी। वे हवेली में खेलते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। कभी कभी वे कहते हैं कि उन्हें एक सुंदर महिला दिखाई देती है जो उन्हें कहानियां सुनाती है, और एक अंकल जो उन्हें मिठाइयां देते हैं। हम जानते हैं कि रूबी और राजवीर की आत्माएं अब शांत हैं, लेकिन वे अभी भी हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। श्राप टूट गया है और अब एक नई शुरुआत है। हवेली का म्यूजियम आज भी चलता है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। वे एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो उन्हें सिखाती है कि प्यार, सच्चाई और न्याय की ताकत धन से कहीं ज़्यादा है। और जब वे हवेली से निकलते हैं तो उनके दिलों में एक अजीब सी शांति होती है, वही शांति जो रूबी और राजवीर को मिली थी। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अगर आप ध्यान से देखें तो हवेली की छत पर दो छायाएं दिखाई देती हैं, एक युवक और एक युवती, हाथ में हाथ डाले आसमान की ओर देखते हुए। और अगर हवा का झोंका आपके कानों के पास से गुजरे तो आप एक प्यार भरा गीत सुन सकते हैं, एक ऐसा गीत जो दर्शाता है कि सच्चा प्यार मौत से भी ताकतवर होता है। इस हवेली की कहानी अब एक डरावनी कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि उसमें रोशनी न आ सके, और कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके।
और अगर कभी आप उस पहाड़ी वाले गांव से गुजरें और आपको एक भव्य हवेली दिखे तो ज़रूर रुकिएगा। वहाँ एक कहानी है जो आपको सुनाई जाएगी, एक कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आत्मा को हिला देगी। और शायद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो अपने साथ एक छोटा सा संदेश ले जाएंगे, प्यार करो, माफ़ करो और कभी भी अंधेरे से हार मत मानो। क्योंकि हर भूले हुए मकान में एक कहानी छिपी होती है जो बाहर आने के लिए बेताब है। और हर आत्मा, चाहे वह कितनी भी दर्द में क्यों न हो, एक दिन शांति पाने की उम्मीद रखती है। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक वादा है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है और दर्द के बाद सुकून। रूबी और राजवीर की आत्माओं ने यह सीखा और अब वे चाहते हैं कि आप भी यह सीखें। सो जाओ मेरे दोस्तों और अच्छे सपने देखो। लेकिन याद रखो, अगर कभी आपको अपने सपनों में एक सुंदर महिला दिखे जिसके बाल लाल हों और आंखों में एक अजीब सी शांति हो, तो उसका स्वागत करना। वह आपको कुछ सिखाने आई है, प्यार की ताकत के बारे में जो मौत से भी ज़्यादा मजबूत है। चेक मार्क। और हर टूटे हुए दिल के टुकड़ों से एक नया इतिहास रचा जाता है। हमारी हवेली आज पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। लोग दूर दूर से आते हैं, न सिर्फ भूतों की कहानियों के लिए बल्कि एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जिसमें प्रेम और न्याय की जीत हुई। हमारे गाइड, जो अक्सर गांव के युवा होते हैं, हर कमरे की कहानी बड़े गर्व से सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक परिवार के लालच ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की और कैसे एक व्यक्ति के साहस ने उस अन्याय को सुधारा। पिछले साल एक फिल्म निर्माता हमारी हवेली आए थे। उन्होंने रूबी और राजवीर की कहानी पर एक फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा। शुरू में हम हिचकिचाए, क्या ये सही होगा? क्या हम फिर से उन दर्दनाक यादों को छेड़ना चाहते हैं? लेकिन फिर हमने सोचा, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, यह उन सभी लोगों की है जिन्होंने अन्याय सहा है, और उन सभी लोगों की भी जो अपने अंधेरे अतीत से मुक्ति पाना चाहते हैं। रूबी की आवाज़ नाम की फिल्म इस साल रिलीज हुई और इसने कई पुरस्कार जीते। लोगों ने इसे प्यार दिया, न सिर्फ इसकी भूतिया कहानी के लिए बल्कि इसके गहरे संदेश के लिए कि सच्चाई, चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, आखिरकार सामने आती ही है। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। छोटी रूबी अब 10 साल की है और उसमें अपनी नामसाजी की तरह ही जिज्ञासा और साहस है। वह अक्सर पर्यटकों को हवेली दिखाती है और उन्हें असली भूतों की कहानियां सुनाती है। न्याय, जो अब 12 का हो गया है, एक गंभीर लड़का है जो इतिहास और न्याय के बारे में पढ़ना पसंद करता है। वह एक वकील बनना चाहता है ताकि वह और भी लोगों की मदद कर सके। प्रिया और मैंने पिछले महीने एक और कदम उठाया। हमने हवेली के पास एक स्कूल खोला है जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। स्कूल का नाम है रूबी मेमोरियल स्कूल। हमारा मानना है कि शिक्षा ही वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। और हमारे स्कूल में हम बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देते बल्कि उन्हें सच्चाई, न्याय और करुणा का महत्व भी सिखाते हैं। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था, मुझे हवेली के बगीचे में एक अजीब दृश्य दिखा। 2 बुजुर्ग, एक पुरुष और एक महिला, फूलों के बीच टहल रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो वे मुस्कुराए और गायब हो गए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि राजवीर और रूबी अभी भी यहाँ हैं, लेकिन अब वे भयानक भूत नहीं बल्कि संरक्षक आत्माएं हैं। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम ही भूत हैं, अपने अतीत के अंधेरे में भटकते हुए। लेकिन जब हम अपने पापों का सामना करते हैं, अपने अन्याय का प्रायश्चित करते हैं, तब हम मुक्ति पाते हैं। राजवीर और रूबी की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, नहीं, यह सिर्फ एक भूत कहानी है। यह मुक्ति की कहानी है, अपने अंधेरे अतीत से, अपने पापों से और अपने डर से मुक्ति। पिछले महीने एक अजीब घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति हवेली आए, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मैं राजवीर सिंह का 40 साल पहले का एक कर्मचारी था, उन्होंने बताया। मुझे पता था कि उसने रूबी के साथ क्या किया था। मैं वहां था उस रात। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। और फिर डर के मारे मैंने सब कुछ छिपा दिया। मैं इतने सालों से इस अपराध बोध के साथ जी रहा हूं। क्या मुझे माफ़ किया जा सकता है? हमने उस बुजुर्ग व्यक्ति को गले लगाया और उन्हें बताया कि माफ़ी हमेशा संभव है। उन्होंने रूबी और उसके बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाए और फिर हमारे साथ चाय पी। वह रात वे शांति से सो गए और सुबह उठकर एक नई शुरुआत की। मुझे लगता है कि यही इस कहानी का असली संदेश है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित न किया जा सके, और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं होता कि उसमें रोशनी न आ सके। आज जब मैं हवेली की छत पर बैठा हूं और सूरज डूबते हुए देख रहा हूं, मुझे लगता है कि हम सभी अपने अंधेरों से जूझते हैं। कुछ अंधेरे बाहरी होते हैं, समाज के, परिवार के, परिस्थितियों के, और कुछ अंधेरे हमारे भीतर होते हैं, हमारे डर, हमारे अपराध बोध, हमारे अनसुलझे सवालों के। लेकिन अगर हम हिम्मत रखें, अगर हम सच्चाई का सामना करें, तो हम पाएंगे कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। रूबी और राजवीर की कहानी हमें यही सिखाती है। और आज जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं जो इस हवेली में बिना किसी डर के खेलते हैं, मुझे लगता है कि हमने अपना उजाला पा लिया है। अगर आप कभी इस पहाड़ी गांव आएं तो हमारी हवेली जरूर आइएगा।
हम आपका स्वागत करेंगे, और शायद जब आप यहाँ से जाएंगे तो अपने साथ थोड़ी सी रोशनी ले जाएंगे, वही रोशनी जो हमने अंधेरे के बीच पाई थी। क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर उजाले के साथ एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर शेयर से अंधेरे में एक और दिया जलता है। मेरे YouTube चैनल कहानियों का पिटारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मैं हर हफ्ते ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां शेयर करता हूं। याद रखें, कोई भी कहानी तब तक अधूरी है जब तक आप उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करते। तो अपनी अपनी कहानियां मुझे भेजें और हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो। धन्यवाद, और अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।